नमस्कार, राम राम, केम छो, मजामाई छो। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube क्लास के एजुकेशन हब पर। दोस्तों, पिछले 25 दिनों से लगातार हमारी जो भारत की संवैधानिक यात्रा लगातार चल रही है, आज उसका अध्याय 26 यानी कि कक्षा 26 है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसकी बात करूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अब तक हमने भारत के संवैधानिक विकास से लेकर मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्यों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके बाद स्थानीय सरकार की बात करते हुए आज जो हमारा टॉपिक आया है वो है आयोग। क्या है? राष्ट्रीय आयोग। अब राष्ट्रीय आयोग की बात करें उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। आयोग दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? आयोग दो तरह के होते हैं हमारे। एक होता है संवैधानिक आयोग और एक होता है वैधानिक आयोग या सांविधिक आयोग। क्या होते हैं? आयोग दो तरह के होते हैं। एक होते हैं संवैधानिक आयोग, यानी कि वे आयोग जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है उन्हें कहते हैं संवैधानिक आयोग। और ऐसे आयोग जिनका उल्लेख बाद में किसी कानून के द्वारा किया गया है उन्हें बोलते हैं सांविधिक आयोग। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आयोग कितने टाइप के होते हैं? दो। एक होता है संवैधानिक। क्या होता है? एक संवैधानिक और एक क्या होगा? सांविधिक। सांविधिक आयोग। संवैधानिक में जैसे हम कौन कौन से पढ़ते हैं? संवैधानिक आयोग में जैसे आप पढ़ते हो यूपीएससी, पढ़ते हैं ना आप? यूपीएससी आ गया, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग आ गया। देखता हूं मैं आगे कैसे यूपीएससी, निर्वाचन आयोग, क्या आ गया? यूपीएससी आ गया, निर्वाचन आयोग गया, राष्ट्रीय एससी आयोग, राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय एससी आयोग व राष्ट्रीय एसटी आयोग। कौन कौन से आ गए? यूपीएससी, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय एससी आयोग, राष्ट्रीय एसटी आयोग। और भी आयोग आते हैं, जैसे कि एक दो नाम मैं बताना चाहूँ आपको। जैसे एक आ गया वित्त आयोग। क्या है? वित्त आयोग। यानी कि ये सब ऐसे आयोग हैं जिनका उल्लेख संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में, किसी न किसी भाग में उल्लेख है, उन्हें बोलते हैं संवैधानिक आयोग। ठीक है। अब संवैधानिक आयोग में वैसे तो मोस्टली एक दो और आयोग बचते हैं जो मोस्टली आते हैं आपके बार बार एग्जाम में। जैसे बात करूं, एक तो आता है राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग, और एक आ गया अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद। ये मुख्य मुख्य तौर पे संवैधानिक आयोग है जिनके बारे में बात करेंगे, जिससे एग्जाम में हर बार कहीं ना कहीं एक सवाल सीधा सीधा देखने को मिलता है। अभी जैसे आपने हाल ही में जब आरएस का एग्जाम दिया होगा उसमें भी आयोग में से ही सवाल पुटअप हुए थे, तो हम आयोग को कंप्लीटली पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद बात करें सांविधिक आयोग, यानी कि ऐसे आयोग जिनको बाद में किसी कानून के तहत जोड़ा गया है। क्या है? ऐसे आयोग जिनको बाद में किसी कानून के तहत जोड़ा गया है उन्हें बोलते हैं सांविधिक आयोग, यानी कि विधान के सहित, यानी कि विधि सहित जोड़ा गया, कानून के तहत जोड़ा गया। इसमें जैसे आप बात करने से मानवाधिकार आयोग आ गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसमें बात करूं जैसे महिला आयोग, महिला आयोग, महिला आयोग के साथ मैं बात करूं बाल बाल संरक्षण आयोग हो गया। ऐसे बहुत सारे आयोग मोस्टली जिनमें आते थे। लोकपाल आयोग, लोकपाल मालूम सीधा लोकपाल, लोकपाल। तो ये अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग और लोकपाल। और भी ऐसे कोई आयोग है मेन मेन, जैसे एक आता है उपभोक्ता संरक्षण आयोग, उपभोक्ता संरक्षण आयोग। एक आ गया राष्ट्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय सूचना आयोग। यानी कि इस तरह से आपको कुल मिलाकर इनके डिफरेंट याद रखना है कि कौन से संवैधानिक आयोग होंगे, कौन से सांविधिक आयोग होंगे। आपसे सवाल सीधा पूछ ले कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक आयोग है, तो भी पता होना चाहिए। पूछ ले आपसे निम्न में से कौन सा सांविधिक आयोग है, तो भी पता होना चाहिए। कुल मिलाकर बेसिक सा फॉर्मेट है इसका। आयोग दो तरफ के होते हैं, संवैधानिक और सांविधिक।
संवैधानिक वो जिनका संविधान में उल्लेख है, सांविधिक वो जिन्हें किसी कानून के तहत बाद में जोड़ा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं एक आयोग की। पहले बात करते हैं संवैधानिक आयोग की। संविधान की बात करते हैं पहले यूपीएससी। किसकी? यूपीएससी। क्या है? यूपीएससी। इसी का पूरा नाम होता है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। देखिए, हमने कहा है कि संवैधानिक आयोग है, यानी कि संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख होगा। तो अनुच्छेद 315 यह कहता है कि भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 315 यानी कि संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख। वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 315 क्या कहता है कि संघ और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। उस लोक सेवा आयोग का क्या काम होगा? उस राज्य में, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं राज्य लोक सेवा आयोग की, तो जिस राज्य में जो लोक सेवा आयोग होगा, उस राज्य में वो सभी बड़ी बड़ी एग्जाम करवाएगा, उनकी नियुक्ति दिलवाएगा। वो किसका काम है? यूपीएससी का। वो यूपीएससी और हर राज्य में होने वाले लोक सेवा आयोग की। ठीक है। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317 क्या कहता है कि यूपीएससी हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, क्या यूपीएससी हो या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति कदाचार व असमर्थता के आधार पर हटा सकता है। तो उसको कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को ध्यान रखना, कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। अभी जैसे हाल ही में आपने राजस्थान में देखा होगा कि एसआई पेपर लीक मामले में जो बाबूलाल कटारे थे, आरपीसी के मेंबर, उनको किसने हटाया? राष्ट्रपति ने। न तो राज्यपाल हटा पाया, न मुख्यमंत्री हटा पाया। राष्ट्रपति हटाए तभी वो अपने पद से हटे। ये ध्यान रखना इसलिए। तो संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत? 317 के तहत। आपसे पूछे कि उल्लेख किसमें? 315। संघ व राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन होगा। ठीक है, ये बात है, इसको छोड़। अब बात करते हैं इसका कार्यकाल। कार्यकाल अध्यक्ष के लिए और सदस्य। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष। क्या होगा? या तो 6 वर्ष हो या अधिकतम 65 वर्ष की एज तक उसको रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा। या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। और वही सदस्य की बात करूं तो 6 वर्ष या 63 वर्ष। कितना होगा? अध्यक्ष हो गया 6 वर्ष 65 वर्ष, और सदस्य का हो गया 6 वर्ष 63 रहेगा, नहीं 62 रहेगा, 62 वर्ष। ठीक है। कार्यकाल किसका? ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल। तो अध्यक्ष का पूछे तो 6 वर्ष 65 वर्ष रहेगा, और पूछे सदस्यों का तो 6 वर्ष और 62 वर्ष आएगा। ठीक है, ये बात की हमने कार्यकाल की। ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसका? करंट के हिसाब से भी है ना वर्तमान में। तो वर्तमान में एक महिला है, प्रीति सूदन। प्रीति सूदन, ये कौन है वर्तमान में? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। कौन है? प्रीति सूदन। तो ये हमने किसकी बात की अभी? संघ लोक सेवा आयोग की। अब आइए अगली की बात करते हैं। निर्वाचन आयोग।
निर्वाचन आयोग। तो आपसे पूछे कौन से भाग में संविधान के, तो ये है भाग 15 में। कौन से भाग? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग संविधान के कौन से भाग में? भाग 15 में। यदि आपसे पूछे इसका अनुच्छेद, तो अनुच्छेद ध्यान रखना 324 से 329 तक उल्लेख है। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किसका उल्लेख है? निर्वाचन आयोग का। और संविधान के भाग में पूछे तो भाग 15। अब सबसे पहले इसकी बात करें नियुक्ति। इसके जो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ध्यान रखना, जो लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, उसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसकी? निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, वही बात करते हैं कार्यकाल। कार्यकाल वही रहेगा, अध्यक्ष का 6 वर्ष या 65 और सदस्यों का 6 वर्ष या 62 वर्ष। ये क्या है? कार्यकाल किसका? निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष व सदस्य होंगे उनका कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल का 6 वर्ष और 65 वर्ष अधिकतम, और सदस्यों का पूछे तो 6 वर्ष या 62 वर्ष अधिकतम। ठीक है, और पूछे भाग कौन से भाग में? भाग 15 में। अनुच्छेद पूछे तो 324 से लेकर 329 तक उल्लेख है। उसके बाद बात करें कि नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगर आपको बाई चांस एग्जाम किसी भी केंद्र सरकार मतलब बड़ी वैकेंसी है, केंद्र सरकार की जो भी आयोग होगा और आपको उसको नियुक्ति याद नहीं आ रहा हो, तो आप राष्ट्रपति पे टिक लगा सकते हैं। 99% चांस है वो आपका सही होगा। किस पे? राष्ट्रपति पे ले लीजिए। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजीव ठाकुर। राजीव ठाकुर कौन है? वर्तमान अध्यक्ष राजीव ठाकुर। अब उसके बाद बात करते हैं अगले। निर्वाचन आयोग के बाद अगले आयोग की बात करूं उससे पहले एक चीज ध्यान रखना, एक सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि भारत में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? भारत में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो याद रखना 2004 से प्रारंभ हुआ है। कब से? ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग, ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग कब से? 2004 से। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ईवीएम मतलब फुल फॉर्म पूछ लेता है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ध्यान में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछ ले। ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 2004 से। ईवीएम की फुल फॉर्म पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, अब बात करते हैं अगले आयोग की। देखिए, अगले जो आयोग उनके मेन हमें अनुच्छेद याद रखने, मेन तो बस, जैसे मैं बात करूं वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 320। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 क्या है? अनुच्छेद 280 में किसका उल्लेख है? वित्त आयोग का। यानी कि भारत के लिए एक वित्त आयोग हर 5 वर्ष में गठन होगा। क्या होगा? हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन होगा। ठीक है, इसके बाद बात करूं मैं अगले आयोग की, वो है राष्ट्रीय एससी आयोग। राष्ट्रीय एससी आयोग। और यही बात करूं मैं राष्ट्रीय एसटी आयोग। क्या है? राष्ट्रीय एससी आयोग और राष्ट्रीय एसटी आयोग। इसका उल्लेख पूछे तो अनुच्छेद 338। क्या है? अनुच्छेद 338 में किसका उल्लेख है? राष्ट्रीय एससी आयोग का। लेकिन पूछे कि राष्ट्रीय एसटी आयोग का, तो अनुच्छेद 338 का। अनुच्छेद 338 का। दोनों ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। एससी आयोग अनुच्छेद 338 और राष्ट्रीय एसटी आयोग अनुच्छेद 338 का। ठीक है, वित्त आयोग का अनुच्छेद 280। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिषद।
अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद। सबसे पहले पूछे अनुच्छेद, तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 263। क्या है? अनुच्छेद 263 में किसका उल्लेख है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद, यानी कि भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद होगा। अब इसका गठन कौन करता है? इसका गठन करता है राष्ट्रपति। गठन राष्ट्रपति, लेकिन ध्यान रखना, गठन तो करता है राष्ट्रपति, लेकिन इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अध्यक्ष प्रधानमंत्री। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद। अनुच्छेद 263 में उल्लेख है। इसका पूछे गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसका अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगला आयोग, राजभाषा आयोग। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बार बार आता है। राजभाषा आयोग कौन से भाग में? भाग 17, यानी कि संविधान के भाग 17 में राजभाषा आयोग का उल्लेख है। इसमें अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 के तहत, अनुच्छेद 343 क्या कहता है कि भारत देश के लिए हिंदी एक राजभाषा होगी। क्या होगी? भारत देश के लिए हिंदी एक राजभाषा होगी, न कि राष्ट्रीय भाषा। तो कभी आपसे पूछ ले तो हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा नहीं होगी, हिंदी राजभाषा। कौन सी है? हिंदी राजभाषा है। भारत की राजभाषा हिंदी। और ध्यान रखना कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। नोट, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्या है? भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं, सिर्फ एक राजभाषा है। कौन सी है? वो भी हिंदी। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको कॉन्सेप्ट को याद रखना। अनुच्छेद 343 क्या कहता है? भारत की राजभाषा क्या होगी? हिंदी। और राजभाषा आयोग का उल्लेख कौन से? भाग 17 में। इसी में एक अनुच्छेद और याद रखना साथ के साथ, अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 और 344 क्या कहता है कि राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। क्या? अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। राजभाषा आयोग का गठन। कंफ्यूज मत होना। अनुच्छेद 343 क्या कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। अनुच्छेद 344 कहता है कि एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है। गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। और भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है। ये हो गया। अभी तक हमने बात की है सारे संवैधानिक आयोग, लगभग सारे संवैधानिक आयोग, और यही से सवाल पुटअप होते हैं। ठीक है। अब बचते हैं हमारे सांविधिक आयोग। ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं? सांविधिक आयोग। सांविधिक आयोग, सांविधिक आयोग हमने बात की है कि सांविधिक आयोग वे आयोग जिनको बाद में किसी कानून के तहत संविधान में जोड़ा गया है, उन्हें बोलते हैं सांविधिक आयोग। और सांविधिक आयोग में सबसे पहले बात करेंगे हम जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। किसकी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा आयोग जो मानव के अधिकारों की रक्षा करे, वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा। अब इसके बारे में क्या क्या फैक्ट हैं, आइए उनकी बात करते हैं। सबसे पहले इसकी पूछा आपसे स्थापना। तो स्थापना याद रखनी है आपको, 12 अक्टूबर 1993। क्या है? 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गठन की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछे इसके लिए कौन सा एक एक्ट था, तो इसके लिए एक एक्ट था पेरिस मानवाधिकार एक्ट 1993। क्या है?
पेरिस मानवाधिकार एक्ट 1993 के तहत किसकी स्थापना की गई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, इसका पूछा आपसे वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो यार ना वी रामासुब्रमण्यम। कौन है? वी रामासुब्रमण्यम कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष वी रामासुब्रमण्यम। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। सबसे पहले पता होना चाहिए कि कैसा आयोग है। ये एक सांविधिक आयोग है। सबसे पहले इसकी बात करें कि इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उसका नाम है विजया काहटकार। क्या नाम है? विजया काहटकार। कौन है इसकी? राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष। ठीक है, कौन है? इसका स्थापना क्या है? स्थापना, इसकी स्थापना हुई 31 जनवरी 1992। 31 जनवरी 1992 किसकी स्थापना हुई है? राष्ट्रीय महिला आयोग की। और अध्यक्ष पूछे तो विजया काहटकर। स्थापना 31 जनवरी 1992। ठीक है, अब बात करते हैं लोकपाल आयोग। देखिए मैं शॉर्ट में करा रहा हूं पूरा। लोकपाल आयोग, देखिए इसकी स्थापना वैसे उसका गठन हुआ 2019 में भारत में। कब हुआ? 2019 में। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों की जांच करना। क्या होता है इसका काम? भ्रष्टाचार में जो भी कर्मचारी लिप्त है उसकी जांच करना। किसका काम होता है? लोकपाल का। लेकिन लोकपाल की जो हमने इंस्पिरेशन ली है, स्थापना की, वो लिए स्वीडन की एक संस्था थी, ओम्बुड्समैन संस्था। कौन सी? स्वीडन की एक संस्था थी ओम्बुड्समैन संस्था। तो वहां से इंस्पायर होकर हमने भारत में लोकपाल आयोग का गठन किया 2019 में। उसके पहले जो अध्यक्ष बने थे 2019 में वो थे पीके घोष, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष। लेकिन पूछा आपसे वर्तमान अध्यक्ष या वर्तमान लोकपाल, पूछ ले आपसे कि वर्तमान में लोकपाल कौन है। ठीक है, वर्तमान में लोकपाल, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है अजय माणिक राव। अजय माणिक राव ये कौन है? वर्तमान में लोकपाल। कौन है? वर्तमान में लोकपाल। गठन पूछे तो 2019 में गठन के समय थे पीके घोष। ये स्वीडन की संस्था थी, ओम्बुड्समैन संस्था से इंस्पायर होकर हमने लोकपाल आयोग का गठन किया है। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमने जो बात की है सारे मोस्टली जो आयोग, राष्ट्रीय आयोग में जो होते हैं तो संवैधानिक आयोग और एक होते हैं सांविधिक आयोग। इन सब के बारे में कुल मिला के हमने बात की है। अब जो अगली क्लास में होगी उसमें अगला टॉपिक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, उसमें नई चीजों के बारे में जानेंगे और विस्तारपूर्वक जानेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आएगी। क्लास पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।